In this video we will discuss about ionization enthalpy. Firstly मैं आपको introduction देती हूँ. Let's suppose I talk about an atom. Atom has three fundamental particles: protons, electrons and neutrons. Everybody know about it? In nucleus, protons and neutrons are present while the electrons revolve around this nucleus. Simple way में तो बस यही बोल दिया जाता है. Okay? Like this. अभी क्या करना है? Let's suppose there are so many shells also. अब अगर एनर्जी प्रोवाइड की गई, एटम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, आप लोग पढ़ चुके हो, एनर्जी प्रोवाइड करने पर ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जंप कर जाते हैं, बट लाइफ टाइम इज शॉर्ट एंड वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं. तो यहाँ पर एनर्जी प्रोवाइड करने पर इलेक्ट्रॉन जंपिंग फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल एंड वापस से लोअर एनर्जी लेवल में आना. पर अगर ये एनर्जी और भी ज़्यादा बढ़ा दी जाए, हम एनर्जी और इंक्रीज़ कर दें, तो ये भी पॉसिबल है कि ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लॉस ही हो जाए, अपना शेल छोड़ दे. तो इस कंडीशन को बोलते हैं एनर्जी इतना प्रोवाइड की जाए कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन स्किप हो जाए, अपने शेल को रिमूव कर दे और एक पॉजिटिवली चार्ज आयन का बनना. दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. मीन्स energy required to remove electron from the valence shell of isolated gaseous atom. कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट है? जो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर सके. कहाँ से रिमूव कर सके? वैलेंस शेल से. और कंडीशन क्या होना चाहिए? ये एटम आइसोलेटेड गैसियस एटम होना चाहिए, बिकॉज वी आर स्टडिंग अबाउट एटमिक प्रॉपर्टीज़, जिसे हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं. तो हम ये सभी प्रॉपर्टीज़ पर्टिकुलर एटम के साथ डील करने वाले हैं, ना कि तब जबकि ये कंबाइंड स्टेट में हो. तो इसलिए हमने वर्ड यूज़ किया है आइसोलेटेड गैसियस एटम. यहाँ पर अदर टाइप ऑफ फोर्सेस वर्क नहीं कर रहे हैं. सिंपल एक आइसोलेटेड गैसियस एटम है और आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है उसे कहा जाता है आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब बढ़ते हैं, आगे देखते हैं. इट इज़ मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम सो एज टू कन्वर्ट इट इनटू पॉजिटिवली चार्ज आयन. इट इज़ नोन एज आयनाइजेशन एंथैल्पी. होपफुली अब ये डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. कैसे शो कर सकते हैं? सपोज मेटल को इतना एनर्जी प्रोवाइड किया गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ, तो क्या बन जाएगा? मेटल कैटायन M पॉजिटिव. और ये जो अमाउंट ऑफ एनर्जी है इसे हम क्या कहते हैं? आयनाइजेशन एंथैल्पी. और आयनाइजेशन एंथैल्पी को इंडिकेट कैसे करते हैं? डेल IH. एंथैल्पी साइन इज कैपिटल H और डेल IH चेंज इन एंथैल्पी, और वो आयनाइजेशन है, चेंज इन आयनाइजेशन एंथैल्पी, इसलिए हमने इसको इंडिकेट किया है डेल IH से. तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आइसोलेटेड गैसेस एटम इज नोन एज व्हाट? आयनाइजेशन एंथैल्पी. आगे बढ़ते हैं. लेट्स सपोज एक ही इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो हम इसे बोल देंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. अब फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी के बाद हमें क्या मिला? पॉजिटिवली चार्ज आयन. लेकिन अगर इस पॉजिटिवली चार्ज आयन को और भी एनर्जी प्रोवाइड कर दिया जाए तो क्या होगा? मे बी पॉसिबल एक और इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए और क्या बन जाएगा? M2 पॉजिटिव. इन दिस केस एनर्जी इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. इट इज नोन एज सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी. फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी इंडिकेटेड एज डेल IH1. सेकेंड इज इंडिकेटेड एज डेल IH2. राइट. पॉसिबिलिटी है इस M2 पॉजिटिव को और भी ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड किया जाए और वन मोर इलेक्ट्रॉन में लॉस, और ये क्या बना देता है? 3 पॉजिटिव आयन. और इस केस में एनर्जी कहलाती है थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी. रिक्वायर्ड एनर्जी इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड इट इज इंडिकेटेड एज डेल IH3. तो यहाँ पर हमने ये जो पढ़ा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी,
For second electron, second ionization enthalpy. For third electron, third ionization enthalpy. तो जो एनर्जी वैल्यूज़ हैं ये कहलाती हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. हम इन्हें क्या बोलते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज. It is known as successive आयनाइजेशन एंथैल्पीज. तो अगर पूछा जाएगा कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज का मतलब क्या हुआ, तो सक्सेसिव का मतलब 1 by 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज़ नोन एज सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी. डेफिनेटली सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ग्रेटर देन फर्स्ट, थर्ड इज ग्रेटर देन सेकेंड. अब ऐसा क्यों है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है. व्हाट आई टेल यू, अगर मैं सिर्फ फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करती हूँ तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी. इफ आई कंपेयर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सेकंड एंड सेकंड ग्रेटर देन फर्स्ट. यही हमारा आगे का क्वेश्चन है और एक एग्जाम्पल लेके करते हैं और बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. देखिए क्वेश्चन इज व्हाट, second ionization enthalpy is always greater than first ionization enthalpies if we compare 3. थर्ड इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, सेकेंड इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट. वाई? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल लेकर के बताती हूँ. एग्जाम्पल हम लेते हैं एल्यूमिनियम. व्हाट वन? एल्यूमिनियम. देखिए एल्यूमिनियम अगर इसे एनर्जी प्रोवाइड किया गया ΔiH1, मतलब इतना एनर्जी प्रोवाइड किया गया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए तो इट गिव्स आउट Al पॉजिटिव, 1 पॉजिटिव चार्ज आएगा. अब देखिए यहाँ पर अगर एल्यूमिनियम का EC लिखते हैं तो ये क्या आएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. वी नो दैट एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर इज 13. अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ और ऑब्वियसली लॉस कहाँ से होगा, आउटर मोस्ट शेल से करना है. 3p1 ये इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाएगा तो एल्यूमिनियम पॉजिटिव के लिए जो EC बनता है इट इज़ 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. हमें यहाँ EC कंसिडर नहीं करना है, हम डायरेक्ट प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स मेंशन कर सकते हैं. लुक, प्रोटॉन नंबर इन एल्यूमिनियम इज 13 एंड एल्यूमिनियम पॉजिटिव इज ऑल्सो 13, बट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एल्यूमिनियम आयन इट इज 13, बट एल्यूमिनियम पॉजिटिव अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो चुका है, नाउ इट बिकम्स 12. लुक एट दिस, अगर मैं Z/E रेशियो लेती हूँ इन दोनों ही केसेस में तो वेयर इज Z/E रेशियो इज ग्रेटर, इन Al पॉजिटिव. इट मीन्स व्हाट, Z इफेक्टिव इंक्रीज. और ये हम पढ़ चुके हैं, जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा एटॉमिक और आयनिक साइज डिक्रीज होता जाएगा. इट मीन्स Al पॉजिटिव साइज इज लेसर देन Al. अगर पॉजिटिव कैटायन का साइज देखते हैं तो वैसे भी स्मॉलर है, तो Al पॉजिटिव साइज इज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम एटम. तो हम यहाँ कह सकते हैं Al पॉजिटिव साइज स्मॉलर देन एल्यूमिनियम एटम. अब आप देखिए अगर साइज स्मॉलर है तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी हायर चाहिए. लुक सेकेंड, अब अगर मैं Al पॉजिटिव को और एनर्जी प्रोवाइड करती हूँ ΔiH2, इट मीन्स एक और इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है और इसे बनाना है Al2 पॉजिटिव. अब जरा कंपेयर करो एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम पॉजिटिव में से एल्यूमिनियम पॉजिटिव का साइज़ स्मॉल है और Z इफेक्टिव बढ़ गया है, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ गया है. अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की साइड मोर अट्रैक्टेड है, और अगर मोर अट्रैक्टेड है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हायर है, तो उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए भी तो हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट चाहिए. देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी एक टाइप का बॉन्ड है. अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिड जो बॉन्डिंग है वो सब फोर्सेस ही हैं. जितना स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, उतना ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा डेफिनेटली. अब ऐसे ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मिड जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए उतनी ही ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. इट मीन्स सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एल्यूमिनियम पॉजिटिव से, बिकॉज यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑलरेडी बढ़ चुका है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर एंड प्रोटॉन सेम, तो यहाँ पर सेम प्रोटॉन और लेसर इलेक्ट्रॉन के होते हुए जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ रही है. इट मीन्स सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज will be larger in comparison to the first ionization enthalpies. Hopefully it would be clear to you. तो इस केस में अगर मैं प्रोटॉन लिखती हूँ
proton 13 in both cases, but electron in case of Al positive 12, and in case of Al2 positive it becomes 11. Again, if you compare Z over E ratio, this is higher for aluminium 2 positive. It means Z effective increase and size of Al2 positive ion is smaller than Al पॉजिटिव आयन. और जब Al2 पॉजिटिव आयन का साइज स्मॉल है, Z इफेक्टिव इंक्रीज है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस विल फर्दर इंक्रीज, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए और भी ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. तो फर्दर थर्ड के लिए बात करते हैं. Al2 पॉजिटिव, वन मोर इलेक्ट्रॉन लॉस कराना है. इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड इज नोन एज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी, and it will gives out Al3 positive. Further, number of protons 13 and number of electrons in this case 11 and in this case 10. Or if I compare Z over E ratio, then Z over E ratio for Al3 positive is larger and Z effective will be higher. और अगर Z effective high है तो further size of Al3 positive further less. तो यहाँ से हमारे दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व हुआ. अगर हमें साइज़ बताना है तो हम आयनिक साइज़ को भी कंपेयर कर सकते हैं, और आयनाइजेशन एंथैल्पी अब हम पता लगा ही चुके हैं. जितना ज़्यादा साइज ऑफ एटम और आयन स्मॉल होता जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, और Z इफेक्टिव बढ़ने की वजह से ही इलेक्ट्रॉन लॉस और रिमूव कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी की वैल्यू हाई होगी. अब मैं यहाँ पर आपको रिक्वायर्ड एनर्जी अप्रॉक्सीमेट बताती हूँ. डेल आई H1 इट इज़ अप्रॉक्सीमेट 580 kilojule per mole. You don't need to remember it. I am just telling about it. कि जो डेल आई H1 वैल्यू है, इट इज़ अप्रॉक्स 580 kilojule per mole. But डेल आई H2 वैल्यू इट becomes 1800 kilojule per mole. It becomes too much higher in comparison to the first ionization enthalpy. Second ionization enthalpy is too much. After second, third के लिए compare करते हैं, it is approx 2760 kilojoule per mole. It is not exact value, it is approximate value. मैंने approximate values ली हैं जिससे आप लोगों को compare करने में easy रहे. तो 580 is first ionization enthalpy, 1800 is second ionization enthalpy, 2760 is third ionization enthalpy. As the positive charge increases, or you can say as the nuclear charge increases, Z effective increases. Z effective बढ़ने के साथ साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड. दैट्स वाई इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए भी हायर एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, और सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पीज बढ़ती जा रही हैं. तो ये हमारा क्वेश्चन कि सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी लार्जर है फर्स्ट से, थर्ड इज़ ग्रेटर देन सेकेंड, इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट. नाउ इट इज़ क्लियर. तो आप इसको लिख सकते हैं एज इलेक्ट्रॉन लॉसेस Z effective increase, as force of attraction between the electron and proton increase, because proton remain same, and apply nuclear charge on lesser number of electron as ionic size decrease. जो अभी हमने किया वो सब एक समराइज्ड फॉर्म में मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है. और जब आयनिक साइज डिक्रीज होगा तो रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन वो बढ़ जाएगी. यही रीज़न है सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज फर्स्ट से हायर हैं, थर्ड ग्रेटर देन सेकेंड, ग्रेटर देन फर्स्ट. नाउ इट इज़ द क्वेश्चन कि why the successive ionization enthalpies are greater than the previous one. Now next is the factors affecting ionization enthalpies. What are the factors which affect ionization enthalpies? So there are few factors and we will consider one by one. Nuclear charge, atomic size, screening effect by inner shell, stable electronic configuration and penetrating effect of electron. फर्स्टली न्यूक्लियर चार्ज. अभी आप लोगों को पता लग चुका है आयनाइजेशन एंथैल्पीज न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. अभी अभी हमने यहाँ पर ये चीज़ें की हैं. जैसे जैसे Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा. Z इफेक्टिव बढ़ने से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो भी इंक्रीज़ होगा, और एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा रिक्वायर्ड है. इट मीन्स आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो जाएगी. लुक एट दिस. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. वाई? Z इंक्रीज मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन
वो भी इंक्रीज हो जाएगा. So, more energy required to break a strong force between the proton and electron. इसका मतलब जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है तो एनर्जी की भी रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए. फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिड है उन्हें ब्रेक करने के लिए. दैट्स वाई वी कैन से आयनाइजेशन एंथैल्पी फर्दर इंक्रीज. एटॉमिक साइज, होपफुली आप सभी अब आंसर दे सकते हैं. एटॉमिक साइज, अगर एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा तो क्या होना चाहिए? एग्जैक्टली, एटॉमिक साइज डिक्रीज, आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज. इट मीन्स यहाँ पर जो रिलेशन आ रहा है वो इन्वर्स रिलेशन है. आयनाइजेशन एंथैल्पी एंड एटॉमिक साइज, it is inverse relation. Ionization enthalpy decreases, atomic size increase. Why? Atomic size बढ़ रहा है तो obviously न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के मिड डिस्टेंस भी बढ़ रहा है, और जब डिस्टेंस बढ़ेगा और इनर शेल की इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने की वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा, जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा. लुक, आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज एज एटॉमिक साइज इंक्रीज. क्यों हो रहा है एटॉमिक साइज इंक्रीज? अब एटॉमिक साइज इंक्रीज होने पर क्या क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज. डेफिनेटली अगर मैं बात करती हूँ दिस वन एंड दिस वन, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस साइज इंक्रीज हो रहा है. साइज इंक्रीज होने से इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं. इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने पर यहाँ रिपल्शन भी तो बढ़ा, और रिपल्शन बढ़ने से जेड इफेक्टिव कम हुआ. जेड इफेक्टिव कम होगा, इसका मतलब यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन वो भी कम हो जाएगा. और अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेसर है तो लेसर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक बॉन्ड दिस टाइप ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टाइप ऑफ बॉन्ड, और हम कह सकते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज हो जाएगी. तो सेम थिंग इज देयर, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज, इनर शेल इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहे हैं जिसकी वजह से स्क्रीनिंग इफेक्ट अगर बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज हो जाएगा. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी भी डिक्रीज हो जाएगी. नाउ नेक्स्ट इज स्क्रीनिंग इफेक्ट बाय द इनर इलेक्ट्रॉन. अभी हम लोगों ने बात की अगर स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इनर शेल इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं तो फोर्स ऑफ रिपल्शन बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाएगी. इट मीन्स अगेन इन्वर्स रिलेशन. तो बिल्कुल इसी को कंपेयर करते हुए यही है, हम दोबारा से बोल सकते हैं सेम चीज़ कि अगर इनर शेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो रिपल्शन बढ़ जाएगा. रिपल्शन बढ़ने से जेड इफेक्टिव लेस, जेड इफेक्टिव कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन फर्दर डिक्रीज, एंड इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए एनर्जी दैट इज़ ऑल्सो लेसर रिक्वायर्ड होगी और आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होगी. तो वी कैन से इनवर्स रिलेशन. यू मस्ट नो अबाउट रिलेशन इज डायरेक्ट और इनवर्स. नाउ कम टू नेक्स्ट, इट इज़ स्टेबल ईसी. आप लोगों को स्टेबल ईसी के बारे में पता है. स्टेबल ईसी कौन से होते हैं? या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड सबशेल हो. एग्जैक्टली हाफ फिल्ड मीन्स if I talk about the P subshell, this one is exactly P3. It is exactly half filled subshell. If I talk about the P6, it is full filled subshell. अब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल और एग्जैक्टली फुल फिल्ड सबशेल, इनसे इलेक्ट्रॉन, लेट्स सपोज मैंने यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो ये क्या बन गया? P2 दिस वन, और यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, इट बिकम्स P5 दिस वन. विच इज स्टेबल? डेफिनेटली दीज ECs आर स्टेबल. जो स्टेबल EC है, स्टेबल EC से इलेक्ट्रॉन लॉस कराना टिपिकल है, रिक्वायर्ड मोर एनर्जी. वाई? बिकॉज स्टेबल EC से अगर हम एक इलेक्ट्रॉन लॉस कराते हैं तो वो अनस्टेबल EC में कन्वर्ट हो जाता है. एंड वी नो दैट इन केमिस्ट्री स्टेबिलिटी इज द मेन थिंग. each atom, each species want to remain in a stable condition. तो स्टेबिलिटी की वजह से ही ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है. दैट्स वाई मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू लॉस these electron and to convert these stable EC into the less stable EC. तो यू हैव टू रिमेंबर, अगर स्टेबल EC है चाहे वो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड सबशेल्स हो या फिर कंप्लीटली फिल्ड सबशेल्स हो, कंपैरेटिवली लार्जर अमाउंट ऑफ
एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए, तो हम कह सकते हैं स्टेबल ईसी के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ऑलवेज लार्जर होगी. Now come to the penetrating effect of electron. What means the penetrating effect? We know the S, P, D, F subshells. S is, अब अगर सबशेल के बाद में ऑर्बिटल की बात करती हूँ तो S ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, P ऑर्बिटल इज जम्बल and D orbital is double dumbbelled like this and F is in 3D form, जिसे हम यहाँ मेजर नहीं कर सकते. 3D all are 3D but F is too much complicated. तो लुक एट दिस एस पी डी. अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ एस स्फेरिकल है एंड इट इज़ क्लोजर टू न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सबसे ज़्यादा क्लोज है. एस के कंपैरिजन में अगर मैं पी की बात करती हूँ, पी इज़ अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, पी साइज इज़ लार्जर इन कंपैरिजन टू द एस. देखिए यहाँ से ऐसे पता नहीं लगेगा बट हाउएवर यू हैव टू remember that P is too much expanded in comparison to the S. D is diffused in comparison to the P. Means S is near to nucleus. अगर ये nucleus है तो nucleus के near S orbital. P in such manner. P हम इन चीज़ों को बना चुके हैं पहले भी. Px, Py, Pz and D that is the diffused form. अब अगर मैं आपसे बात करूं कि विच ऑर्बिटल इज क्लोजेस्ट टू द न्यूक्लियस, तो आपका आंसर क्या होगा? डेफिनेटली एस. अगर एस ऑर्बिटल न्यूक्लियस की क्लोजेस्ट है तो क्या यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई नहीं होगा? डेफिनेटली होगा. और इलेक्ट्रॉन जो एस ऑर्बिटल में है उस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है, तो एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के लिए भी एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी. तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब क्या हुआ? विच ऑर्बिटल इज टू मच क्लोजर टू द न्यूक्लियस, दैट इज नोन एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. विच इज क्लोजर टू द न्यूक्लियस? इट इज एस, देन पी, देन डी, राइट, एंड देन एफ. तो आई कैन से एस इज एस पेनिट्रेटिंग इफेक्ट इज मैक्सिमम, देन पी, देन डी एंड देन एफ. दिस इज द पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑर्डर. तो पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब विच इज मोर क्लोजर टू द न्यूक्लियस, विच इज मोर क्लोजर एस एंड देन पी, देन डी एंड एफ. अब आप खुद मेंशन करो, अगर कोई ऑर्बिटल न्यूक्लियस के मोर क्लोजर है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मिड, न्यूक्लियस के मिड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगा और उस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन लॉस कराने के लिए हायर एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा. इट मीन्स फ्रॉम एस ऑर्बिटल रिक्वायर्ड एनर्जी टू रिमूव इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन पी, फ्रॉम पी ग्रेटर देन डी एंड फ्रॉम डी ग्रेटर देन एफ. इट इज़ नोन एज पेनिट्रेटिंग इफेक्ट. तो अभी हमने बात की फैक्टर्स की. न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज के साथ स्टेबल, न्यूक्लियर चार्ज के साथ कैसा रिलेशन है? डायरेक्ट रिलेशन. आयनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज एज न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज. सेकेंड हमने कहा एटॉमिक साइज, इट इज़ इनवर्स रिलेशन. इफ एटॉमिक साइज इंक्रीज आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज. Screening effect by the inner shell, again inverse relation as the screening effect by the inner shell, मतलब inner shell के इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो screening effect बढ़ता जाएगा. It means ionization enthalpy decrease. Stable EC, अगर stable EC है further ionization enthalpy will be high, increase होगा. And penetrating effect, the orbital which is more closer to nucleus showing more penetrating effect and showing more ionization enthalpy. It was the factors affecting ionization enthalpies. आगे बात करते हैं variation of ionization enthalpies in periodic table.